नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान हिंदी भाषा और संप्रेक्षण भाग 1 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस प्रश्न पत्र की पहली इकाई में जिन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे वे हैं भाषिक संप्रेक्षण स्वरूप और सिद्धांत, संप्रेक्षण की अवधारणा और महत्व, संप्रेक्षण की प्रक्रिया, संप्रेक्षण के विभिन्न मॉडल तथा संप्रेक्षण की चुनौतियाँ। आज के वक्तव्य में हम संप्रेक्षण की अवधारणा, संप्रेक्षण की परिभाषा और संप्रेक्षण के महत्व पर विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन के साथ ही संप्रेक्षण का जन्म हुआ। मनुष्य के साथ ही पशु पक्षी जगत में भी किसी न किसी रूप से संप्रेक्षण की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। वायु के समान ही संप्रेक्षण मानव जीवन के लिए एक अति आवश्यक अनिवार्य अंग है। इसके बिना मानव समाज की परिकल्पना करना असंभव है। संप्रेक्षण की प्रक्रिया अति प्राचीन है, किंतु इसे एक अनुशासन के रूप में मान्यता बहुत बाद में प्राप्त हुई। संप्रेक्षण मानव व्यवहार को भी प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन के भेद और प्रक्रिया को समझने के लिए संप्रेक्षण आवश्यक है। लोग कैसे संकेतों की अनुभूति करते हैं, किस प्रकार से संकेतों को प्राप्त करते हैं, संदेश लोगों तक कैसे पहुंच पाता है, इत्यादि प्रश्नों की जानकारी हमें होना आवश्यक है। मनुष्य अपने चारों ओर के परिवेश में जो कुछ भी देखता है, उसे समझता है, अनुभव करता है, उसे और लोगों के साथ साझा करना चाहता है, अपने ज्ञान को बांटना चाहता है। किसी भी घटना को देखकर, दृश्य को देखकर उसका वर्णन, चाहे वो मनोरंजक हो, विभत्स हो या केवल जानकारी देने वाला हो, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि वह दूसरे लोगों तक उसे संप्रेक्षित करता है, उसे साझा करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संप्रेक्षण विभिन्न माध्यमों के द्वारा दिखाया जाता है। लोग बोलकर, कंप्यूटर के द्वारा, पत्र द्वारा या किसी भी प्रकार के संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक साझा करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के परिवेश के बारे में जानना, एक दूसरे के ज्ञान से लाभान्वित होना, ये उसके अंदर की सहज प्रवृत्ति है। इस इच्छा ने संप्रेक्षण को विकसित किया। आदि मानव विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता था। आदिवासी कबीलों की अगर हम बात करें तो वहाँ नगाड़ों के ऊपर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से संकेत दिया जाता है कि कहीं पर हिंसक पशु तो नहीं आ गया, या मान लीजिए उस कबीले के प्रमुख को बाकी लोगों के मध्य कोई संदेश प्रेषित करना हो तो भी सबको एक साथ इकट्ठा करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता था। कालांतर में भाषा का विकास हुआ और भाषा के साथ साथ मनुष्य ने
विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करके अपनी भावाभिव्यक्ति को अपना साधन बनाया। तकनीक के विकास के कारण संप्रेषण की इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। आज ये संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से होते हुए समूह संप्रेषण और फिर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण जन संप्रेषण तक पल्लवित और विकसित हुई है। आज अगर हमें कोई बात किसी को भेजनी है, किसी से कहनी है, तो मिनटों में हम ईमेल के माध्यम से उसे भेज सकते हैं, फैक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर हमें पोलियो के विषय में जागृति उत्पन्न करनी है तो भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से एक नहीं अनेक लोगों तक एक साथ हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भी अगर हम देखें तो पुरानी पीढ़ी अपनी संतति को, अपने आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को अपने संस्कारों के साथ, अपने सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को बोलकर, संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। ये वो माध्यम हैं जिनके द्वारा वो अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं, अपने रिवाजों को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक संप्रेषित करना चाहते हैं। ये संदेश जिसे प्रेषित किया जा रहा है वह जनसाधारण की परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, उत्सवों से संबंधित होता है। अतः संदेश रोचकता के साथ अभिव्यक्त किया जाता है। अगर संदेश रोचक नहीं होगा, जिज्ञासावर्धक नहीं होगा, उत्सुकता उसमें नहीं होगी, तो कोई भी उसे सुनना या समझना नहीं चाहेगा। पारंपरिक संप्रेषण में यदि हम देखें तो लोक नाट्य, कठपुतलियों का खेल, लोकगीत इत्यादियों को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। संप्रेषण द्वारा एक ओर जनमानस में यदि मनोरंजन किया जाता है तो दूसरी ओर जनमानस को अपने समय की कुरीतियों के विषय में भी आगाह किया जाता है। जड़ मान्यताओं, धार्मिक संकीर्णताओं, अंधविश्वासों से भी उसका परिचय कराया जाता है। वह उनसे विरोध करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे पर्दा प्रथा को आप ले लीजिए। अगर हम नुक्कड़ माध्यम से या हम कठपुतलियों के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि पर्दा प्रथा एक समय होगा जब वो अनिवार्य थी, किंतु आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो उसका कोई अर्थ नज़र नहीं आता। तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी बात को कह सकते हैं। ऐसी शिक्षा को ले लीजिए। पहले स्त्री के लिए माना जाता था कि वो घर की चारदीवारी के अंदर अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। समय बदला और समय के साथ साथ ये अनुभव किया जाने लगा कि स्त्री को भी शिक्षित होना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी पुरुष के लिए शिक्षा प्राप्त करना। इस चीज़ को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, कठपुतली के खेलों के माध्यम से या लोक गीतों के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से फैलाया गया। और आज कुछ जगहों को यदि हम छोड़ दें तो आज हर कोई इस बात से में विश्वास रखता है कि स्त्री का भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है।
ना केवल उसके स्वयं के लिए अपितु परिवार के विकास के लिए भी। स्त्री और पुरुष दोनों ही अगर शिक्षित होंगे तो वो अपने परिवार का विकास कर सकेंगे। वर्तमान समाज में लोक प्रचलित ये जो कलाएं थीं, अब वो धीरे धीरे अपनी सीमाओं के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं। आप कठपुतली को उदाहरण के रूप में लीजिए। कठपुतली के पीछे का जो सूत्रधार है वो अपनी ध्वनि के उतार चढ़ाव के द्वारा अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रेक्षक या देखने वाले तक पहुंचाता है। किंतु अगर हम देखें तो पुतली के हाव भाव में कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए पुतली गुस्सा है, पुतली खुश है, या वो किसी चीज़ का विरोध कर रही है या समर्थन कर रही है, इस बात का ज्ञान हमें नहीं मिल सकता। वो अपने चेहरे के हाव भाव को नहीं बदल सकती है। इसी प्रकार से लोक साहित्य है। आज लोक साहित्य का प्रकाशन लगातार हो रहा है, किंतु फिर भी कुछ साहित्य ऐसा अवश्य है जो अभी अनुपलब्ध है, जिसके कारण हम उस लोक की, उस समय विशेष की, क्षेत्र विशेष की बातों को जानने में असमर्थ रहते हैं। संप्रेक्षण लोगों के बीच की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे अपने व्यवहार में भी बदलाव आता है। संप्रेक्षण के माध्यमों से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों और क्रियाओं के माध्यम से प्रकट करते हैं। संप्रेक्षण एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है और प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे वो अपने भविष्य को विकसित कर सकें। संप्रेक्षण करते हुए संप्रेक्षक को सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र, देश, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सांप्रदायिक भाईचारा ये एक ऐसे विषय हैं जो संप्रेक्षण की परंपरागत प्रवृत्तियों के माध्यम से सहजता से प्रेक्षित किए जा सकते हैं। संप्रेक्षण का अर्थ क्या है? हम किसे संप्रेक्षण कहेंगे? तो संप्रेक्षण का अर्थ है किसी भाव, किसी विचार, किसी सूचना अथवा संदेश इत्यादि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना और उसकी प्रतिक्रिया, जिसे प्रतिपुष्टि भी कहते हैं, प्राप्त करना। संप्रेक्षण की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं कही जाएगी जब तक प्रेक्षक, ग्रहिता, जिसको वो संदेश दे रहा है, जो ग्रहण कर रहा है संदेश को, वो अपनी प्रतिक्रिया वापस ना दे। हिंदी में संप्रेक्षण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन के अनुवाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य भागीदारी युक्त सूचना और उसका संप्रेक्षण। संप्रेक्षण एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों में
सहभागी बनता है। कह सकते हैं कि संप्रेक्षण दो व्यक्तियों के मध्य एक समझ को विकसित करता है। इसके अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान अनुभव, अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखेगा। वो जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है वो चाहता है कि उसके साथ साथ दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो। पर यदि वो संप्रेक्षण की प्रक्रिया को करेगा ही नहीं, दूसरे तक अपनी भावनाओं को पहुंचाएगा ही नहीं, तो वो ज्ञान केवल उस तक ही ठहर जाएगा। इसलिए विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्तियों के उन सभी रूपों को हम संप्रेक्षण कहते हैं जो परस्पर साझेदारी के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। संप्रेक्षण की विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों ने समय समय पर दी हैं। फ्रेडजी मेयर के अनुसार मानवीय विचारों और सम्मतियों का शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना संप्रेक्षण कहलाता है। क्या कहना चाहते हैं वो? कि जो कुछ भी मनुष्य विचार रखता है किसी भी विषय के संदर्भ में, या जो कुछ भी किसी विचार, वस्तु, भावना के लिए उसकी सम्मतियां हैं, उन सब को वो दूसरे व्यक्ति तक पत्रों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, शब्दों द्वारा या संदेशों के माध्यम से पहुंचाता है। और इसी आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम संप्रेक्षण कहते हैं। यह परिभाषा संप्रेक्षण को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करती है। आधुनिक युग में जनसंचार के अनेक नवीन माध्यम उपलब्ध हैं, जिनसे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहजता से भेजा जा सकता है। आज जिस तरह से हम पहले पत्र लिखकर दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते थे, आज ईमेल द्वारा पहुंचा देते हैं, फैक्स द्वारा पहुंचा देते हैं, एसएमएस द्वारा पहुंचा देते हैं, या व्हाट्सएप द्वारा हम अपनी संदेश को बहुत कम समय पे एक अथवा अनेक लोगों तक प्रेषित कर देते हैं। दूसरी परिभाषा है लुइस ए एलन की। इन्होंने कहा, संप्रेक्षण से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। संप्रेक्षण उन समस्त साधनों के द्वारा हो सकता है जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है, और इस तरह से पहुंचाता है कि वो व्यक्ति उससे सहमत अथवा असहमत जो कुछ भी हो उसकी प्रतिक्रिया उसको दे। ये वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। जैसे हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सेतु या पुल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए संप्रेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचते हैं। आगे कहा है, इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की एक वैज्ञानिक
प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही किसी को कोई बात कह दी। ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया के तहत कार्य होता है। जब ये पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से खत्म होती है तभी हम कह सकते हैं कि संप्रेषण समाप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारियों आदि का विनिमय का अर्थ हुआ एक दूसरे तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वे मौखिक हो या लिखित संकेतों में हो। हम 3 तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, मौखिक तरीके से, लिखित तरीके से या संकेतों के माध्यम से। और इस प्रकार से अपने विचारों को, अर्जित जानकारियों को एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। कह सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या कई व्यक्तियों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक पहुंचाना ही संप्रेषण कहा जा सकता है। संप्रेषण के क्या महत्व हैं? पहला महत्व है जानकारी का आदान प्रदान। संप्रेषण के माध्यम से हम अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित या साझा कर सकते हैं। इसका दूसरा महत्व है समझ और सहयोग स्थापित करना। प्रभावी संप्रेषण हमें दूसरों से बेहतर ढंग से समझने और उनके साथ सहयोग करने में मदद करता है। मान लीजिए हमारा बॉस हमसे कोई काम करवाना चाहता है, किंतु जब तक वो हमें ये बताएगा ही नहीं कि वो कार्य वो किस ढंग से करवाना चाहता है, उसकी कोई समय अवधि है जब तक वो काम पूरा करना है, कोई प्रक्रिया है जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, तब तक अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो ठीक से बात को समझ नहीं पाएगा और अपना सहयोग उस कार्य के लिए नहीं दे पाएगा। तीसरा, संबंध स्थापित करना। संप्रेषण द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ बनाते हैं। हम एक दूसरे के दुख सुख को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं, और जिस ज्ञान की हमें समझ नहीं है, जो अधूरा ज्ञान है हमारे पास, वो दूसरों से लेकर हम अपने ज्ञान को भी पूर्ण करते हैं। इस तरह से संप्रेषण हमें ना केवल अपने को विकसित करने की समझ उत्पन्न करता है, दूसरों के साथ हमारे संबंधों को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि संप्रेषण की अवधारणा क्या है, संप्रेषण क्यों करना ज़रूरी है, क्या संप्रेषण केवल हम आज की वर्तमान परिस्थितियों में ही कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। अनादिकाल से संप्रेषण किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में चलता चला आ रहा है, और संप्रेषण हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अपने अगले वक्तव्य में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं और संप्रेषण का कार्य क्या होता है। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।